वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का आज फिर से केमिस्ट्री की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। लेसन का नाम है सरफेस केमिस्ट्री, या जिसको हम बोलते हैं पृष्ठ रसायन। लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैं 12th क्लास के 2 चैप्टर्स को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुका हूं, और दोनों ही चैप्टर्स सीक्वेंस में मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं। पहला चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया था उसका नाम था हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, और दूसरा चैप्टर जो मैंने आपको डिस्कस किया था उसका नाम था तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। ये दोनों ही लेसन जितना भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है उससे कहीं ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है। कई सारे बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स किया है, रेगुलरिटी से वीडियो देखे हैं, और आज वो खुद इतने कॉन्फिडेंट होंगे कि हाँ, ये 2 चैप्टर्स मैंने इतने अच्छे से सीखे हैं कि बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम उसको क्रैक कर सकते हैं। नॉट इवन बोर्ड एग्जाम, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो। जिस तरह से जिन बच्चों ने रेगुलरिटीज बनाई है उन बच्चों को आज अहमियत समझ में आ रही होगी कि रेगुलरिटी कितनी बड़ी चीज होती है। मैं टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले केवल एक लाइन ही बोलना चाहता हूं। जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं या जो इर्रेगुलर बच्चे आज मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उन सभी बच्चों को मैं एक ही लाइन में बोलना चाहता हूं कि अगर आपको सीखना है बच्चों, देखो, हम आपके घर पे सिखाने के लिए तो नहीं आएंगे, ना आपके पेरेंट्स आपसे जबरदस्ती दिखा पाएंगे। आपका इंटरेस्ट केवल और केवल तब ही डेवलप हो सकता है जब आप रेगुलरिटी से वीडियो देखो और कॉपी पेन से नोटिंग करते चलो, तब ही आपको मजा आएगा, चीजों में इंटरेस्ट आएगा। तो आप खुद देखोगे, उसमें हमारे कहने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। रेगुलरिटी मत तोड़ो, पिछड़ो मत। दिन का एक वीडियो आपको अगर नहीं देख पा रहे हो तो शर्म की बात है, क्योंकि लॉकडाउन के समय में पूरा 24 घंटा आप घर पर रहते हो, और 24 घंटे घर में रहने के बाद अगर आप एक आधा घंटे का वीडियो रेगुलरिटी से नहीं देख पा रहे हो तो इससे बुरी स्थिति कुछ नहीं हो सकती है। बाकी आप खुद समझदार हैं, ज़्यादा चीज़ों को समझाने के लिए हमारा आज का वीडियो नहीं है। बस चूंकि इनिशियल पॉइंट था, शुरुआत थी, इसलिए मैंने आपको एक बार फिर से स्टिमुलेट कर दिया। अब आप बाकी आपकी मर्जी है कि आप किस तरह से चीज़ों को सीखते हो। हम बात करते हैं, हमारे चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री, या जिसको हम बोलते हैं पृष्ठ रसायन। ये जो चैप्टर है ये बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स का आता है। 4 नंबर से इससे क्वेश्चन आता है। 4 नंबर के क्वेश्चन को आना एक सेकेंडरी चीज है, वो तो आप कर ही लोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें निकल के जो भी आएंगे वो आप कर लोगे। इसमें बहुत जरूरी चीज है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है। सबसे पहली चीज, इसमें न्यूमेरिकल नहीं है। मैंने आपको वो चैप्टर अभी उठाया हुआ है जो चैप्टर से आप इंटरेस्ट बना पाओ। इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, या बहुत लिमिटेड न्यूमेरिकल कुछ जगहों पर हम क्रिएट करेंगे तो अलग बात है। अदरवाइज मोस्टली इसमें न्यूमेरिकल ना के बराबर है। और इस चैप्टर में कुल 3 हिस्से हैं, और तीनों हिस्से आपके डेली लाइफ से बहुत अच्छे जुड़े हुए हैं। देखो, सबसे पहले हमने इस चैप्टर के 3 भाग बांट दिए। पहला भाग है अधिशोषण, जिसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। एक और मिलता जुलता शब्द है अवशोषण, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या डिफरेंस है अधिशोषण में और अवशोषण में? अधिशोषण के अंतर्गत क्या चीजें हमको पढ़नी है, वो सब चीज हम इस पार्ट में सीखेंगे, जिसका नाम है एडजॉर्प्शन। दूसरा पार्ट है उत्प्रेरण। नाम सुना होगा उत्प्रेरक। ये उत्प्रेरक नहीं लिखा है, ये लिखा हुआ है उत्प्रेरण। और उसके बाद एक तीसरा पार्ट है कोलाइडल स्टेट, जिसको बोलते हैं कोलाइडी अवस्था। आपने घरों में देखा होगा पनीर, दूध, मंजन, जितनी भी चीजें, शैम्पू, ये जितनी भी चीजें आप यूज करते हो डेली लाइफ में, उसमें से 70% से ज्यादा चीजें कोलाइडल स्टेट में रहती हैं। तो कोलाइड एक बहुत जबरदस्त टॉपिक है, जो आप सीखोगे तो आपको मजा आ जाएगा। एक एक टॉपिक में आपका दिल खुश हो जाएगा कि कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और फटाफट आप चीजों को याद करके 4 मार्क्स आप अपने पक्के कर सकते हो। देखो, मेरी आदत डिटेल में पढ़ाने की है, मैं डिटेल में ही पढ़ा पाता हूं। आप सोचो कि इस चैप्टर में से सर आप मुझे तो वो 5 क्वेश्चन बता दीजिए, तो मैं जब उन 5 क्वेश्चनों पर आऊंगा तो उस वाले टॉपिक पर मोस्ट इंपोर्टेंट लिख दूंगा।
अगर आपको कम पढ़ने की चाहत है तो आप उन्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक को डिस्कस कर लीजिएगा। अदरवाइज मैं आपको सजेशन तो केवल एक ही बात का दूंगा कि आप पढ़ के तो देखिए। एक बार चीज जब आप करोगे ना तो आप खुद कहोगे यार क्या कितना गजब का टॉपिक है, आपको चीजें मौका क्या याद हो जाएगी। तो हमने इस चैप्टर को 3 हिस्सों में बांटा है, मतलब हमारे वीडियो 3 हिस्सों में जाएंगे। चैप्टर एक ही रहेगा, पहला हिस्सा अधिशोषण, दूसरा हिस्सा उत्प्रेरण और तीसरा हिस्सा कोलाइडल स्टेट। इसमें से जो सबसे छोटा हिस्सा है उसका नाम है उत्प्रेरण। हम सबसे पहले उत्प्रेरण वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। अब देखो उत्प्रेरण को सीखो। अगर हम आपसे बोले उत्प्रेरक क्या होते हैं, आप एक एग्जांपल देखो। दो अच्छे दोस्त हैं, उनके बीच में बहुत अच्छी दोस्ती है। कोई तीसरा व्यक्ति गया और एक के कान में चुगली कर दिया कि यार वो जो तुम्हारा दोस्त है वो तुम्हारे मुंह पे तो तुम्हारी बहुत अच्छी बढ़ाई करता है और पीठ पीछे तुम्हारी खूब धोता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उस वाले व्यक्ति ने, जो तीसरा व्यक्ति है, उसने दोनों के बीच में क्या कर दी, लड़ाई करा दी। लड़ाई कराने में वो एक के कान भराया और दूसरे के पास गया तो दूसरे के कान भराया। तो इस तरीके का जो व्यक्ति होता है जो सीधी तौर पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, दोनों की लड़ाई करा रहा है। कुछ वैसे ही पदार्थ होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करते। जैसे कोई रिएक्शन है, जैसे हमने सपोज दैट ये रिएक्शन लिखी A+B = D, ये कोई रिएक्शन है। तो A और B के बीच में रिएक्शन हो रही है, A और B की दोस्ती है। इसमें कोई पदार्थ C होता है जो रिएक्शन में तो यूज नहीं होता है, मगर वो इस रिएक्शन की स्पीड को या तो बढ़ा देता है या तो घटा देता है। मतलब ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेते हैं किंतु वे अपनी उपस्थिति से रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ऐसे पदार्थों को हम बोलते हैं उत्प्रेरक, कैटलिस्ट बोलते हैं उनको। और इस घटना को, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, उत्प्रेरण। तो उत्प्रेरण जो है, कैटालिसिस जो है, इट इज अ फिनोमेना, वो घटना है। और जो उत्प्रेरक है वो एक पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं ले रहा है किंतु वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकता है और घटा सकता है। तो यहां पर हमारा चैप्टर होता है स्टार्ट। उत्प्रेरण आपको समझ में आ गया होगा। अब उत्प्रेरण में देखो मैंने ये हेडिंग खुद ब खुद कवर कर दी कि उत्प्रेरक क्या होते हैं और उत्प्रेरण क्या होते हैं। आप मेरे वीडियो को रिपीट करके सुन लीजिएगा और इसकी डेफिनेशन खुद से लिख लीजिएगा। अब हम अगली हेडिंग पे चलते हैं, उत्प्रेरण के प्रकार। देखो समझना इसे, ये काफी सारा कंटेंट मैंने यहां पर लिखा हुआ है फ्लो शीट पे। ये फ्लो शीट एक तरह से समझ लीजिए कि उत्प्रेरण की जितनी हेडिंग्स हैं वो हम सब इतनी हेडिंग को पढ़ेंगे। मगर आप सोचोगे कि सारी हेडिंग हम आज पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो ये सब बड़े बड़े टॉपिक हैं। मैं इंडिविजुअल्स हेडिंग लूंगा, जो शॉर्ट हेडिंग है उसको समझाने के दृष्टिकोण से केवल मैं आपको आज यहां पर इस फ्लो शीट पर बताना चाहता हूं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो आपने सबसे पहले सीखा उत्प्रेरक क्या होते हैं, फिर हमने सीखा उत्प्रेरण क्या होते हैं। उत्प्रेरक पदार्थ हैं और उत्प्रेरण एक घटना है। अब उत्प्रेरण जो है, जो कैटालिसिस जो है, उसके टाइप कितने होते हैं, उसके प्रकार कितने होते हैं। तो देखो उत्प्रेरण के जो प्रकार है वो 4 होते हैं। कैटालिसिस को हम 4 पार्ट्स में बांटते हैं। पहला है फिजिकल स्टेट के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पर। अब भौतिक अवस्था के आधार पर क्या चीज है हम बात करते हैं अभी। दूसरा बांटने का आधार है मैकेनिज्म के आधार पर, क्रियाविधि के आधार पर। अब ये क्रियाविधि क्या है हम बताते हैं। तीसरा आधार है स्वतः उत्प्रेरण, स्वतः उत्प्रेरण क्या चीज है हम बताते हैं। और चौथा है प्रेरित उत्प्रेरण, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस कैटालिसिस। ये क्या चीज होती है ये भी हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि जो उत्प्रेरण है उसको हम 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले आप 4 भागों का जो क्लासिफिकेशन है उसको पहले आप दिमाग में बैठा लीजिए। भौतिक अवस्था के आधार पर ये एक उत्प्रेरण हो गया, मैकेनिज्म के आधार पर ये दूसरा उत्प्रेरण हो गया, स्वतः उत्प्रेरण तीसरा डिवीजन हो गया, और प्रेरित उत्प्रेरण ये चौथा डिवीजन हो गया। अब देखो आपसे ये क्वेश्चन इंडिविजुअल पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है भौतिक अवस्था के आधार पर, फिजिकल स्टेट के आधार पर उत्प्रेरण को कितने भागों में बांटा गया है, उत्प्रेरण को कितने भागों में बांटा गया है। तो पहले तो आप याद रखिए 2 भागों में बांटा गया है। ये 2 एरो बने हुए हैं। एक का नाम होता है जिसको हम बोलते हैं समांगी उत्प्रेरण, समांगी उत्प्रेरण। पहला भाग कौन सा है, समांगी उत्प्रेरण, इसको हम बोलते हैं
होमोजीनियस कैटालिसिस, होमोजीनियस कैटालिसिस। और दूसरा होता है, जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो होता है विषमांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण, जिसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, ये दो तरह के उत्प्रेरण होते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण के दो टाइप होते हैं, एक होता है होमोजीनियस कैटालिसिस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। देखो हम डिटेल नेक्स्ट वीडियो से जाएंगे, मगर अभी हम थोड़ा हिंट करना चाहते हैं जिससे आपको फटाफट चीजें याद हो जाए। जैसे देखो हमारे पास ये A प्लस B बराबर D, ये हमारे पास कोई रिएक्शन है। देखो रिएक्शन में जो हमारे रिएक्टेंट हैं, देखो इधर जो एरो के इस तरफ होता है उसको हम बोलते हैं अभिकारक, रिएक्टेंट, और जो बनता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट या उसको बोलते हैं उत्पाद। तो अगर हमारे जो रिएक्टेंट हैं उनकी भौतिक अवस्था ब्रैकेट में दी हुई है, देखो ये जो रिएक्टेंट है A है, ये किस अवस्था में मिलता है, गैस। ये रिएक्टेंट B है, ये किस अवस्था में मिलता है, गैस। तो ये जो हमारे रिएक्टेंट हैं, जो हमारे अभिकारक हैं, ये किस अवस्था में है, गैस अवस्था में है। और ये क्या है, उत्प्रेरक। अगर उत्प्रेरक भी गैस अवस्था में है, उत्प्रेरक भी गैस अवस्था में है, उत्पाद से हमारा कोई मतलब नहीं है। उत्पाद गैस हो, ठोस हो, लिक्विड हो, डजंट मैटर। हमें मतलब केवल किससे है, रिएक्टेंट से, मींस अभिकारक से, और किससे मतलब है, उत्प्रेरक से। अब यहां पर देखो डेफिनेशन याद करो कि अगर अभिकारकों की भौतिक अवस्था और उत्पाद की भौतिक अवस्था एक समान है, अगर ये गैस है तो ये भी गैस है, ये लिक्विड है तो ये भी लिक्विड है, ये सॉलिड है तो ये भी सॉलिड है, मतलब जब उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था अभिकारक की भौतिक अवस्था के समान होती है तो ऐसे उत्प्रेरण को हम क्या बोलते हैं, समांगी उत्प्रेरण। अब समांगी उत्प्रेरण के उदाहरण क्या है, इसको भी आप देखो, थोड़ा सा सीखना चाहो तो सीख सकते हो। देखो समांगी उत्प्रेरण के वैसे तो कई उदाहरण हैं, मगर हम यहां पर ले रहे हैं, ये हमारे पास 2 मोल्स ऑफ KClO3 है, इसका नाम होता है पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट इसका नाम है, पोटेशियम क्लोरेट। ये जो पदार्थ है ये सॉलिड रहता है, ठोस रहता है। हम इसको करते हैं गर्म, और यहां पर हम एक उत्प्रेरक लेते हैं MnO2, ये भी रहता है सॉलिड। तो देखो ये हमारा रिएक्टेंट है सॉलिड, हमारा कैटलिस्ट है वो भी सॉलिड है, और रिजल्ट क्या होगा, KCl प्लस ऑक्सीजन गैस मिलेगी। देखो हमने फिर बताया हमें प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, प्रोडक्ट सॉलिड है, लिक्विड है, गैस, डजंट मैटर, हमें मतलब केवल किससे है, रिएक्टेंट से और कैटलिस्ट से। अगर दोनों की फिजिकल स्टेट, दोनों की भौतिक अवस्था एक समान है तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस कैटालिसिस, या जिसको हम बोलते हैं समांगी उत्प्रेरण। और यदि भौतिक अवस्था अलग अलग है, आप कहोगे अलग अलग है, इसका उदाहरण देखो, आप देखो सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस कहां यूज होती है, अमोनिया गैस बनाने में। देखो ये उदाहरण आपको मैं याद कराऊंगा, बट यहां पर मैं ब्रीफ कर रहा हूं इसलिए थोड़ा थोड़ा जल्दी आगे निकलूंगा। नाइट्रोजन गैस की रिएक्शन हमने हाइड्रोजन से करी, कैटलिस्ट लिया प्लेटिनम, प्लेटिनम सॉलिड है, इसमें एक और पदार्थ मिलाते हैं Fe, इस Fe का क्या यूज है हम सिखाते हैं आगे। बट यहां पर हमारा कैटलिस्ट कौन सा है, प्लेटिनम। प्लेटिनम किस अवस्था में है, सॉलिड, और जो हमारे रिएक्टेंट हैं वो किस अवस्था में है, गैस। तो हम देख रहे हैं कि जो रिएक्टेंट हैं और जो कैटलिस्ट है इनकी जो फिजिकल स्टेट है, भौतिक अवस्था है, वो क्या है, अलग अलग है। रिजल्टेंट क्या होगा, अमोनिया। अमोनिया गैस बनाने की ये विधि है और इसको हम बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस। और इस हेबर्स प्रोसेस में हम देखते हैं रिएक्टेंट की भौतिक अवस्था और कैटलिस्ट की भौतिक अवस्था अलग अलग है। अलग अलग होने की वजह से हम ऐसे उत्प्रेरण को क्या बोलते हैं, विषमांगी उत्प्रेरण। तो आप लोगों ने देखा कि समांगी उत्प्रेरण क्या होते हैं, विषमांगी उत्प्रेरण क्या होते हैं। आपसे पेपर में पूछा जाता है समांगी उत्प्रेरण को उदाहरण सहित स्पष्ट करो, तो आपको केवल परिभाषा नहीं लिखनी है, आपको एक समीकरण लिखना है और उस समीकरण के बिहाफ पर आपको ये जस्टिफाई करना है कि ये समांगी उत्प्रेरण क्यों है। तो हमने क्या सीखा कि जब अभिकारक की भौतिक अवस्था और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था एक समान हो तो समांगी उत्प्रेरण,
और यदि असमान हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, विषमांगी उत्प्रेरण। एक एक उदाहरण मैंने आपको जो बताया है, ऐसे उदाहरण मैं आपको बहुत सारे सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो से। अभी आपने ये डिवीजन सीखा। सेम डिवीजन दूसरा होता है क्रिया विधि के आधार पर। क्रिया विधि के आधार पर देखो, हमने उत्प्रेरक की परिभाषा आपको अभी अभी बोल के बताई। हमने क्या बताया, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट ना करें, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ना ले, किंतु वे अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। बढ़ा भी सकते हैं मतलब मैकेनिज्म अलग है, घटा भी सकते हैं मतलब मैकेनिज्म अलग है। तो क्रिया विधि के आधार पर हम उसको दो भागों में बांटते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं धनात्मक उत्प्रेरण, धनात्मक उत्प्रेरण, इसको बोलते हैं इंग्लिश में पॉजिटिव कैटालिसिस। और दूसरा होता है ऋणात्मक उत्प्रेरण। अब मैं इसकी एक एक लाइन की डेफिनेशन बता रहा हूं, उदाहरण मैं अलग से सिखाऊंगा। धनात्मक उत्प्रेरण मतलब क्या हुआ कि ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दें, उसको बोलते हैं धनात्मक उत्प्रेरक, और इस घटना को क्या बोलते हैं, धनात्मक उत्प्रेरण। और वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा दें, उनको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक, और इस घटना को क्या बोलते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरण। इसका उदाहरण और इसका उदाहरण हम आगे सीख लेंगे। तो ये दूसरा डिवीजन हो गया क्रिया विधि के आधार पर। तीसरा होता है स्वतः उत्प्रेरण। अब देखो नाम से सीखो, एक कोई रिएक्शन है, वो रिएक्शन में हमने कोई बाहर से कोई कैटलिस्ट नहीं मिलाया, हमने कोई रिएक्शन में बाहर से कोई कैटलिस्ट नहीं मिलाया। हमने क्या काम किया कि उस रिएक्शन के अंदर ही कोई एक ऐसा पदार्थ था जो उत्प्रेरक का काम करता है। थोड़ा एक उदाहरण देखो, आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे थोड़ी देर के लिए सोचो कि आपके घर में 4 भाई बहन हैं, ठीक है, और चारों भाई बहन पढ़ते हैं, मन किसी का पढ़ाई में लगता नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या काम किया, हमने आप चारों भाई बहनों को कहा कि आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करने से ऐसा होगा, फायदे बताए, और हमारी बात आप लोगों ने सुन ली, आपको हमारी बातें समझ में आ गई और आपने पढ़ाई शुरू कर दी। तो इसका मतलब आपकी पढ़ने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में उत्प्रेरक का काम किसने किया, हमने किया। हम बाहर से आए और हमने आपको बताया कि पढ़ाई के ये फायदे हैं, और आपने हमारी बात मानी, आप पढ़ने लगे, और पढ़ने के बाद आप बढ़िया जगह पे सिलेक्ट हो गए। मतलब फाइनली ये हुआ कि हम क्या हुए, कैटलिस्ट। अब थोड़ी देर के लिए सोचो, 4 भाई थे, मतलब 4 भाई बहन हैं एक परिवार में, उनमें से एक जो भाई है वो बड़ा है और बाकी 3 छोटे हैं। जो बड़ा भाई है वो अच्छा पढ़ने में, तेज है पढ़ने में, और उसकी फाइनली नौकरी लग गई, मान लो वो आईएएस बन गया। तो वो क्या करेगा, अपने छोटे भाइयों से कहेगा देखो मैंने पढ़ाई करी, मैं आईएएस बन गया। तो जो उसके छोटे भाई थे वो उसको देखेंगे और पढ़ाई करेंगे, और वो भी कोशिश करेंगे कि देखो हमारा एक भाई बन गया, जब एक बन गया तो हम भी बनेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस परिवार में हम बाहर से उत्प्रेरित करने के लिए नहीं आए, उस परिवार का एक व्यक्ति ही था जिसने स्वयं किसका काम किया, उत्प्रेरक का काम किया। मतलब एक कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें हम कोई उत्प्रेरक बाहर से नहीं डालते हैं, हम देखते हैं कि उस अभिक्रिया में ही एक ऐसा पदार्थ है जो उत्प्रेरक का काम कर रहा है, उस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे रहा है, और ऐसी रिएक्शन ऐसे पदार्थ को बोलते हैं स्वतः उत्प्रेरक, और इस घटना को क्या बोलते हैं, स्वतः उत्प्रेरण। मतलब कोई रिएक्शन जिसमें कोई पदार्थ जो होता है वो उस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है या घटा देता है, मतलब वही एक पदार्थ उस अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर देता है। बाहर से हम कोई अलग से कोई पदार्थ नहीं मिलाते हैं, रिएक्शन का ही कोई पदार्थ उसके वेग को बदल देता है, तो उस पदार्थ को हम बोलते हैं स्वतः उत्प्रेरक पदार्थ, और इस घटना को बोलते हैं स्वतः उत्प्रेरण। इसके उदाहरण क्या है हम अलग से सिखाएंगे जब टॉपिक से सिखाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है प्रेरित उत्प्रेरण। प्रेरित उत्प्रेरण का मतलब है, जैसे एक कहावत सुनी होगी आपने, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अभी खरबूजे का सीजन भी चल रहा है, तो देखो ऐसा होता है, जैसे मान लो, जैसे थोड़ी देर के लिए आप लोगों के सभी लोग जो हैं उनके कई सारे दोस्त हैं, अड़ोस पड़ोस में मान लो रहते, मान लो आप हो, वो इस अपने घर में रह रहे हो, आप इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे हो, आपके बगल वाले घर में भी आपका एक दोस्त रह रहा है, वो भी इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहा है। तो वो क्या करता है,
आप क्या करते हो, खुद से पढ़ाई नहीं करते हो, आप देखते हो वो क्या कर रहा है, दूसरा दोस्त क्या कर रहा है, वो कुएं में गिर रहा है तो आप भी कुएं में गिरोगे, वो पबजी खेल रहा है तो आप भी पबजी खेलोगे, वो टिकटॉक चला रहा है तो आप भी टिकटॉक चलाओगे। आप खुद से कुछ नहीं करते। कहने का मतलब ये हुआ कि एक जो बगल वाला पड़ोसी है वो रात को 2 बजे तक अपने कमरे में लाइट जलाता है और पढ़ता रहता है। आप क्या करते हो, उसकी लाइट देखते हो, झांक के, अरे यार लाइट जल रही है, मतलब वो पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है, उसके नंबर ज्यादा आएंगे तो हम भी पढ़ेंगे। तो इसका मतलब आपके अंदर इच्छा कैसे डेवलप हुई, दूसरे को देख करके। दूसरे ने आपको प्रभावित किया, उसने कहा कुछ नहीं, वो अपना पढ़ रहा था, मगर आप उस दूसरे को देख करके प्रभावित हुए। ठीक ऐसा ही होता है कि एक रिएक्शन अपने आप हो रही है और दूसरी रिएक्शन अपने आप नहीं हो रही है, मगर होता यह है कि जब दोनों रिएक्शनों को हम एक साथ कराते हैं तो एक रिएक्शन जो अपने आप हो रही है उसको देखा देखी दूसरी रिएक्शन अपने आप होने लगती है, और इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रेरित उत्प्रेरण। डिटेल वीडियो में ले लेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरण क्या है। इसको हमने भौतिक अवस्था के आधार पर समांगी विसमांगी में बांटा, क्रियाविधि के आधार पर धनात्मक ऋणात्मक में बांटा। स्वतः उत्प्रेरण में रिएक्शन के अंदर ही कोई एक ऐसा पदार्थ था जो उत्प्रेरक का काम करता है तो उसको हम बोलते हैं स्वतः उत्प्रेरण। और यदि कोई रिएक्शन, पूरी की पूरी रिएक्शन किसी दूसरी रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का काम कर दे तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रेरित उत्प्रेरण। और इस तरह से यह हमारा है उत्प्रेरण के प्रकार। अब उत्प्रेरण के प्रकार के बाद हमारा तीसरा टॉपिक आता है उत्प्रेरकों के लक्षण। ठीक है, अब उत्प्रेरकों के 7-8 लक्षण है, ये हमारा अलग से एक वीडियो बनेगा कि उत्प्रेरकों के लक्षण क्या होते हैं। एक उदाहरण के लिए हम आपको बता दें, जैसे उत्प्रेरण जो होते हैं वो साम्य अवस्था को प्रभावित नहीं करते हैं, प्रभावित नहीं करते। देखो साम्य अवस्था 11th क्लास में आप पढ़ चुके हो। साम्य अवस्था का मतलब एक ऐसी अभिक्रिया जो आगे भी जा रही है पीछे भी आ रही है, मतलब जो दोनों दिशाओं में चल रही है, उसको बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में एक ऐसी अवस्था होती है जब आगे की अभिक्रिया का वेग और पीछे की अभिक्रिया का वेग, मतलब अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग जब बराबर हो जाता है तो उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, साम्य अवस्था। तो उत्प्रेरक अगर हम किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में डाल देंगे तो साम्य अवस्था प्रभावित नहीं होती है। तो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि उत्प्रेरक साम्य अवस्था को प्रभावित क्यों नहीं करते हैं, तो उसका आंसर क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट ये एक गुण है, किसका गुण है, उत्प्रेरक का गुण है। दूसरा गुण है, हम एक आपको बता दें कि उत्प्रेरक की बहुत थोड़ी सी मात्रा आवश्यक होती है अभिक्रिया को प्रभावित करने के लिए। अब क्यों थोड़ी सी मात्रा प्रभावित होती है, ज्यादा उत्प्रेरक क्यों यूज नहीं करते हैं, ये सब चीजें हम बात करेंगे। ये सब किसके टॉपिक हैं, उत्प्रेरक के लक्षण, ये अलग से टॉपिक है हमारा। उत्प्रेरक के लक्षण के बाद हम अगले टॉपिक पर आएंगे, यह है उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक वर्धक को हम सक्रियक भी कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कैटालिटिक प्रमोटर या एक्टिवेटर, और उत्प्रेरक विष को बोलते हैं कैटालिटिक पॉइजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं, उत्प्रेरक विष क्या होते हैं। तो उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक विष, ये पूरा सेक्शन है, पूरा टॉपिक है। एक सेपरेट वीडियो में मैं इसको डिस्कस करूंगा, डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्यों ऐसा होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है उत्प्रेरण के सिद्धांत। अब उत्प्रेरक काम कैसे करते हैं, कोई अभिक्रिया के वेग को वो बढ़ा रहे हैं तो वो कैसे बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं तो कैसे घटा रहे हैं, तो इसको बताने के लिए, मतलब उत्प्रेरक वर्क कैसे करते हैं, उत्प्रेरकों से अभिक्रिया का वेग प्रभावित कैसे होता है, इसको बताने के लिए जो थ्योरीज दी गई, जो सिद्धांत दिए गए, उसको हम बोलते हैं उत्प्रेरण के सिद्धांत। 2 सिद्धांत हैं, एक होता है जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट थ्योरी या जिसको बोलते हैं माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं अधिशोषण सिद्धांत। ये दोनों अलग से 2 नंबर में पूछे जाते हैं बोर्ड में कि माध्यमिक यौगिक सिद्धांत क्या है, उत्प्रेरण का समझाइए, या फिर अधिशोषण सिद्धांत क्या होता है, इसको समझाइए। ये हमारा टॉपिक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है जियोलाइट। ये बहुत जबरदस्त टॉपिक है जियोलाइट, और भले बोर्ड में नहीं आया है अभी तक, बट सुपर क्लास टॉपिक है जियोलाइट। और जियोलाइट के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड का टॉपिक है जिसका नाम है एंजाइम उत्प्रेरण क्या होता है, उसकी क्रियाविधि क्या है, एंजाइम उत्प्रेरण के गुण क्या हैं। मतलब एंजाइम उत्प्रेरण बहुत बढ़िया एक कैटलिस्ट है। आप देखो हमारे शरीर में जितनी भी मेटाबॉलिज्म हो रही है, जो भी रिएक्शन हो रही है, आपने नाम सुना होगा रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सब क्या है, ये एंजाइम ही तो है।
और ये जो एंजाइम होते हैं, इन एंजाइमों की वजह से हमारे शरीर की बहुत सारी रिएक्शन प्रोसीड होती हैं। तो वो कौन से एंजाइम है, कौन सी रिएक्शन है, क्या उनका यूज है, एंजाइम हमारे लिए कहाँ लाभदायक हैं, एंजाइम किस चीज पर उनकी शक्ति निर्भर करती है, कब वो उत्प्रेरक का काम करते हैं, कब नहीं करते, मतलब एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंजाइम से रिलेटेड, जो हमारे उत्प्रेरण का लास्ट पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं एंजाइम उत्प्रेरण और उसकी क्रियाविधि। तो ये है हमारा उत्प्रेरण। ये टॉपिक हम लगभग कोशिश करेंगे कि आपको 5 वीडियोस में कंप्लीट कर दें। 5 वीडियोस इसमें लगेंगे। एक वीडियोस तो पूरा लक्षण ले लेगा, एक वीडियोस एंजाइम ले लेगा, और इन चारों को हम एक वीडियो में कवर कर देंगे और एक वीडियो और, मतलब 4 से 5 वीडियोस में हम आपका कैटालिसिस जो है वो खत्म कर देंगे। कैटालिसिस के बाद फिर हम चलेंगे कोलाइड पे, और कोलाइड के बाद हम लोग चलेंगे अधिशोषण पर। जब आप किताब देखोगे तो उसमें पहले अधिशोषण दिया हुआ है। मैंने फिर बताया आपको सब चीज आएगी, मगर मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो मैंने अपने अकॉर्डिंग सेट किया हुआ है। मैं आपको ऐसा तरीका बताना चाहता हूं जिससे आपका इंटरेस्ट भी बने। अब मैं पता चला ये चैप्टर शुरू कर दिया अधिशोषण, तो नो डाउट इंटरेस्ट तो बनेगा, मगर जो इंटरेस्ट आपका यहां बन गया वो इंटरेस्ट यहां नहीं बनेगा। और आप ये पढ़ने के बाद जब कोलाइड पढ़ोगे तो फिर तो बात ही दूसरी है। बस शर्त केवल इतनी सी है कि रेगुलरिटी मत तोड़िएगा, रोज का वीडियो रोज देखने की आदत डालिए, ढेर मत बनाइए, क्योंकि ढेर बनाने के बाद आप उसको कभी नहीं पढ़ोगे। रोज की आदत डालो, पूरा वीडियो देखा करो शुरू से और आखिरी तक, और देखा टाइम पर करो। सुबह 8 बजे एग्जैक्ट मैं वीडियो लोड करता हूं, आप उस वीडियो को ठीक 8 बजे बैठ जाइए और कॉपी ले लीजिए। आधा घंटे का वीडियो रहता है, आधा घंटे के वीडियो को अगर आप सुनकर और लिखोगे तो लगभग 1 से सवा घंटा आपका लग जाएगा। 1 से सवा घंटे बाद आप फ्री हैं, आप चाहे जो वर्क करिए, कोई आपको नहीं रोक रहा है, कोई आपको नहीं टोक रहा है। तो ये आपका था टॉपिक का शुरुआत। आपको उम्मीद है इस चैप्टर की स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग कल से प्रॉपर तरीके से इन वीडियोस को क्रम से बनाना शुरू करेंगे और नेक्स्ट 5 वीडियोस में आपका कैटालिसिस खत्म कर देंगे। उम्मीद है आप सभी लोग को अगर ये चीज पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों तक जरूर भेजोगे, रेगुलरिटी बिल्कुल नहीं तोड़ोगे, लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करिए, थोड़ा अच्छा लगता है, उससे चीजों में मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं।